बधाई हो बधाई हो बधाई हो। संपूर्ण भारतवासियों को मोदी छाप झोला भर भर के बधाई हो। साहिब का एक नया कारनामा सामने आया है जो विश्व गुरु बनने की गारंटी पूरी करता है। यानी एक साथ दो गारंटियां पूरी हो रही हैं। पहला तो विश्व गुरु बनने की और दूसरा गारंटी पूरी होने की गारंटी। दुनिया के इतिहास में शायद ऐसा घोटाला आपने कभी न देखा होगा न सुना होगा जैसा कथित घोटाला 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कथित रूप से कर दिया है। ये घोटाला अपने आप में इतना अनोखा है कि इसको करना तो बहुत दूर की बात है। दुनिया के बड़े बड़े देश इस बारे में सोच भी नहीं सकते, चाहे वो अपने आप में जितना विकसित हो चुके हों। और उससे भी बड़ी बात, पीएम मोदी से ज्यादा इन घोटालों में आपका योगदान है। यकीन मानिए, पूरी कहानी सुनने के बाद आपकी खोपड़ियां चकरा जाएगी और कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि यहाँ तो एक ही विवाहिता को बार बार मंडप में बिठाकर सिंदूर पहनाया जा रहा है और बाकायदा फोटोबाजी भी हो रही है, प्रचार हो रहा है। उधर मध्य प्रदेश में हाल ही में डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन अभी एक ऐसी वीडियो सामने आई है जिसके बाद आरोप लग रहा है कि एमपी में तो और भी जबरदस्त घोटाला हो गया जिसका नाम है यादव घोटाला। ये मसला और भी जबरदस्त है। इसके अलावा गुजरात से दो खबरों पर चर्चा करेंगे। उन दोनों खबरों को एक साथ जब आप मिलाकर देखेंगे तो यकीन नहीं होगा कि गुजरात मॉडल की हकीकत और खासकर वहां पर नरेंद्र मोदी की सरकार का इतिहास ऐसा रहा है। इसी को देखकर हमने पूरे देश को न्यू इंडिया बनाने का सपना पाल लिया। एक और बात, यदि आपके पास भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, इन तीनों में से किसी का भी नंबर हो तो फोन करके बोल दीजिएगा कि प्रधानमंत्री से कह दें, याद दिला दें कि अब रूस में फोन करने का टाइम आ गया है। देश के प्रधानमंत्री एक बार फिर से गरीबी का रोना रोना चालू कर चुके हैं। इस पर पत्रकार श्याम मीरा सिंह ने एक बड़ी जबरदस्त पोस्ट लिखी है। मैं उस पोस्ट को आप सभी के सामने पढ़ना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। उधर भाजपा, ईडी और वॉशिंग मशीन का एक नया खेल सामने आया है। इन सभी मुद्दों पर बेहद आसान भाषा में चर्चा करेंगे, मगर उससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके घंटा बजा दीजिएगा टन से। देश में मीडिया के नाम पर अब सिर्फ सोशल मीडिया ही बचा है, उसमें भी तरह तरह से पाबंदियां लगाई जा रही हैं। यूट्यूब किसी तरह से हाँफता हुआ धीरे धीरे चल रहा है, कब तक चलने दिया जाएगा कुछ पता नहीं है। तरह तरह की घटिया हरकतें देखने को मिल रही हैं, बहुत सारे वीडियोस डिमोनेटाइज हो रहे हैं, रीच कम हो रही है। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि हर एक वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। इसके अलावा यदि हो सके तो इस क्यूआर कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए हमें आर्थिक रूप से मजबूत करने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले प्रधानमंत्री के नए नवेले रोने धोने की बात कर लेते हैं। हालांकि उनका रोना धोना नया नहीं है, लेकिन एक बार फिर से नए तरीके से रोना शुरू कर चुके हैं। अब तक शायद ऐसा कोई चुनाव नहीं गुजरा होगा जब प्रधानमंत्री ने कथित रूप से विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश न की हो। जैसे मैं गरीब था, मेरी माँ दूसरों के घरों में बर्तन मांजा करती थी, मैंने गरीबी देखी है मित्रों, फलाना मुझे गाली दे रहा है, मेरी जेब में एक पैसा नहीं था, मैं भीख मांगकर खाया करता था और इन सब के बाद मुझे वोट दो। दुनिया के इतिहास में अब तक ऐसा कोई नेता आपको नहीं मिला होगा जिसने ये कहकर वोट मांगा हो कि फलाना लोग हमको गाली दे रहे हैं, हमको वोट दीजिए, मैं गरीब परिवार में पैदा हुआ, मुझको वोट दीजिए, मैंने भीख मांगकर खाया, मुझे वोट दीजिए। ये सब कुछ ऐतिहासिक रूप से प्रधानमंत्री मोदी लगातार करते आ रहे हैं। इस मामले पर पत्रकार श्याम मीरा सिंह ने कुछ पोस्ट सोशल मीडिया पर लिखा है और कुछ तस्वीरें भी शेयर की हैं। अगले कुछ मिनट तक पूरा दिल और दिमाग लगाकर देखते जाइए, उसके बाद विश्व स्तरीय कथित घोटाले पर चर्चा करेंगे। अपनी स्क्रीन पर इन तस्वीरों को देखिए। श्याम मीरा सिंह लिखते हैं कि नरेंद्र मोदी बचपन में बहुत गरीब थे, उनकी मां दूसरों के घरों में बर्तन साफ करती थी, खुद मोदी स्टेशन पर चाय बेचते थे। नीचे इन तस्वीरों में मोदी की गरीबी और चाय बेचने की तस्वीरें हैं। बताइए 1950-60 के दशक में किस गरीब चाय वाले के बच्चों की ऐसी तस्वीरें खींचती थी, वो भी इन ड्रेस में। वैसे आप लोग भी इन तस्वीरों को जरा ध्यान से देखते जाइए, खासकर ड्रेस पर ध्यान दीजिए। इन तस्वीरों पर लोग ये भी टिप्पणी कर रहे हैं कि तस्वीरें बता रही हैं कि साहब को कपड़ों का शौक नया नया नहीं है। बहरहाल कपड़ों का शौक होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन एक गरीब बच्चा जिसकी मां दूसरों के घरों में बर्तन धोया करती हो, उसके लिए इस तरह के कपड़े और 1950-60 के दशक में तस्वीरें लेना असंभव जैसा दिखता है। श्याम ने अपनी अगली पोस्ट में जो लिखा है वो और भी जबरदस्त है। आप प्रधानमंत्री को अक्सर ये कहते हुए सुनते होंगे कि मैं बचपन में बहुत गरीब था, मैंने देश के लिए अपना घर बार छोड़ दिया। अब श्याम मीरा सिंह ने किस तरीके से ढेर सारे सवाल और जवाब रखे हैं, इनको सुनते जाइए। मित्रों, मैं बचपन में बहुत गरीब था। सवाल है कि क्या कभी खेत में काम किया? नहीं। कभी मजदूरी की? नहीं। घर वालों ने पढ़ाया? हाँ। कभी नौकरी के लिए तैयारी की? नहीं।
कभी नौकरी की? नहीं। कभी नौकरी मांगने के लिए गए कहीं? नहीं। जवानी में क्या किया? मैंने त्याग किया, आरएसएस में चला गया, देश के लिए काम किया। वहां नौकरी करनी पड़ी क्या? नहीं। वहां रोटी कौन देता था? आरएसएस के कार्यकर्ता, और संघ कार्यालय पर खाता था। खुद रोटी के लिए कहीं कमाने जाना पड़ा क्या? जवाब है नहीं। अच्छा, आरएसएस में देश के लिए फिर क्या किया? जवाब है शाखाएं लगाई, संगठन जोड़ा, कार्यकर्ताओं को जोड़ा। अच्छा, वो तो ठीक है, ये काम तो सारी पार्टियों के लोग करते हैं और संगठनों के लोग करते हैं। इसमें देश के लिए क्या किया? क्या आरएसएस की तरफ से देश को टैक्स दिया गया? नहीं, आरएसएस टैक्स नहीं देता। आरएसएस की तरफ से कहीं देश के लिए लड़ने गए? जवाब है नहीं। अच्छा, जब आप संघ में जवानी में ही चले गए तो गरीबी जैसी चीज तो वहां रही नहीं होगी, क्योंकि वहां तो सब कुछ उपलब्ध है, कार्यालय है, गाड़ी घोड़ा है और पैसा भी है। जी, फिर क्या किया? आरएसएस से भाजपा में आ गया, फिर मुख्यमंत्री बन गया। संघ से भाजपा पार्टी में कितने साल काम किया? 10 साल। फिर सीएम कितने साल रहे? लगभग 14 साल। फिर पीएम कितने साल से हैं? लगभग 10 साल से। अब शाम पूछते हैं कि 1990 से तो आप अच्छी जगहों पर रह रहे होंगे और 2001 से 2024 तक तो मुख्यमंत्री आवास और प्रधानमंत्री आवास में रहे हैं, फिर भी गरीबी का रोना क्यों रोते हैं? तो जवाब है हुलुलुलुलुलुलु हुलुलुलुलुलु। और इसी हुलुलुलु ने पूरे देश का हुलुलुलु बना रखा है। सोच कर देखिए, 10 साल सत्ता में रहने के बाद जिस व्यक्ति को 10 सालों का हिसाब देना चाहिए, हजारों सवालों का जवाब देना चाहिए, वो आदमी अदृश्य गरीबी का रोना रो रहा है, जो अब तक कभी भी सिद्ध नहीं हुई। जिस तरह की ये कथित तस्वीरें प्रधानमंत्री की 1950-60 के दशक की हैं, वैसी तस्वीरें तो हमारे जैसे लोग जो 90 के दशक में पैदा हुए उन लोगों को भी नहीं मिलेंगी। और कम से कम हम भीख मांग कर तो नहीं खाया करते थे, फिर भी बचपन में ऐसी तस्वीरें खिंचाने का गरीब अवसर प्राप्त नहीं हुआ। बहरहाल, अब लोग कह रहे हैं कि यदि मान भी लें कि आप सच में गरीब थे भी, तो उससे इस देश को क्या लेना देना है? क्या आपने ठान लिया है कि मैं गरीब था इसलिए सबको गरीब बनाकर छोड़ूंगा? जिस तरीके से मेरी जेब में फूटी कौड़ी नहीं हुआ करती थी लेकिन मेरा पेट भरा रहा करता था, उसी तरह से तुम्हारी जेब में भी फूटी कौड़ी नहीं रहने दूंगा, लेकिन 5 किलो राशन मिलता रहेगा, खाकर जिंदा रहो। खुद शौक में काम नहीं किया होगा, तुम्हें मजबूरी में काम नहीं करने दूंगा। काम ही नहीं मिलेगा तो करोगे क्या? कुछ तो बात होती है, यूं ही कोई विश्वगुरु नहीं होता। अब सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी का एक विश्वगुरु टाइप का और कारनामा देख लेते हैं। इसके बाद वाला मसला और भी महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखते जाइए। मगर उससे पहले आपसे एक सवाल, किसी भी चीज का उद्घाटन कितनी बार होता है? आप कहेंगे कि होता तो एक ही बार है, लेकिन यदि पीएम मोदी के होते हुए भी उद्घाटन एक ही बार हो तो फिर काहे का विश्वगुरु? हाल ही में आपने खबर सुनी होगी कि प्रधानमंत्री मोदी ने 5 एम्स का उद्घाटन किया, मगर इस उद्घाटन के साथ साथ दुनिया का सबसे अनोखा कथित घोटाला, कथित उद्घाटन घोटाला सामने आ गया। कैसे आ गया? ध्यान से देखते जाइए। प्रधानमंत्री ने एम्स कल्याणी का उद्घाटन किया, जबकि साल 2019 में ही यहां पर एमबीबीएस के 50 छात्रों के बैच ने अपना शैक्षणिक सत्र शुरू किया था। यानी जो एम्स साल 2019 से पहले से ही कार्य कर रहा है, उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी 5 साल बाद 2024 में फिर से कर रहे हैं। एम्स कल्याणी की आधिकारिक वेबसाइट ही बताती है कि इस अस्पताल में वर्तमान में 39 कार्यशील विभाग हैं। दूसरा मामला सुनिए, रायबरेली में एम्स को 2018 में अपना पहला बाह्य रोगी विभाग यानी ओपीडी मिला था। इसने 2019 में अपना पहला शैक्षणिक सत्र शुरू कर दिया था। यानी जो एम्स साल 2018 से भी पहले काम करना शुरू कर चुका था, उसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री 2024 में कर रहे हैं, चुनाव से पहले। जबकि सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली में एम्स की नींव साल 2007 में ही रखी गई थी और कई साल से यहां पर विभिन्न सुविधाएं चालू भी हैं। लेकिन प्रधानमंत्री का विश्वगुरु वाला कारनामा भी चालू है। साथ साथ चौथा एम्स मंगलागिरी 2018 में विजयवाड़ा में एक अस्थायी परिसर में चालू हो चुका था, लेकिन फिर 2019 में अपने मुख्य परिसर में संचालित होना शुरू हुआ। मार्च 2019 में गुंटूर के मंगलागिरी में अस्थायी परिसर में ओपीडी सेवाएं शुरू हुई थी, लेकिन साल 2024 में प्रधानमंत्री फिर से उद्घाटन करते हैं। ऐसी ही कहानी एम्स बठिंडा की भी बताई जा रही है। आधिकारिक वेबसाइट से पता चलता है कि इसमें वर्तमान में 39 कार्यरत विभाग हैं। दवायर की इस खबर के अनुसार इन सभी 5 एम्स के कम से कम पिछले 2 साल से चालू होने के बावजूद प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत, विकसित भारत के तहत इन संस्थानों का उद्घाटन करने के लिए तैयार है। दवायर ने रिसर्च करके यह भी बताया है कि एक सामान्य गूगल खोज से भी पता चल जाता है कि अब उद्घाटन किए जा रहे इन सभी एम्स का तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रियों की उपस्थिति में उद्घाटन समारोह कैसे हुआ। आप खुद ही देखिए, किसी का उद्घाटन डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिसंबर 2019 में किया था, किसी का 2020 में। यानी कुल मिलाकर कहानी यह सामने आती है कि जिन एम्स का उद्घाटन पहले ही हो चुका है, जो पहले से काम कर रहे हैं, उनका भी उद्घाटन प्रधानमंत्री दोबारा कर रहे हैं। तो सवाल यही उठता है कि क्या चुनाव से पहले प्रधानमंत्री के पास देश की जनता को दिखाने के लिए कुछ भी नया नहीं है?
क्या देश की जनता को बरगलाने और टोपी पहनाने की कोशिश नहीं हो रही है? लोगों को कंफ्यूज करके वोट लेने की कोशिश है क्या, ताकि लोग सोचें कि ऐसा लग रहा है कोनो नया एम्स प्रधानमंत्री जी बना दिए हैं? क्योंकि इतिहास में ऐसा तो देखने को शायद ही कभी मिला होगा कि एक ही चीज का उद्घाटन बार बार किया जाए। अब तक पिछले 10 साल में यह चर्चा होती थी कि काम छोटा हो चाहे बड़ा, नया हो चाहे पुराना, बनाने का हो या फिर रिपेयर करने का हो, सभासद से लेकर विधायक, मंत्री से लेकर सांसद, सबका फीता काटने का कार्यक्रम प्रधानमंत्री ने छीन लिया है, हड़प लिया है। सबका फोटो खिंचाने का अवसर हड़प रखा है। सब बेचारे फीता काटते हुए फोटो खिंचाने को तरसते हैं और प्रधानमंत्री दनादन कैंची चलाते हुए नजर आते हैं। लेकिन फीता काटने का, उद्घाटन करने का ऐसा भी नशा किसी के भीतर हो सकता है कि पुरानी चीजों का उद्घाटन कर दे। वाकई ये विश्व गुरु की ही पहचान हो सकती है। दुनिया का पहला कथित उद्घाटन घोटाला तो आपने देख लिया, अब जरा मध्य प्रदेश चलिए। यहां पर यादव घोटाला हो गया है। जी हां, सही सुना आपने, यहां पर कथित रूप से यादव घोटाला हो गया है। पिछले दिनों जब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत से अपनी जीत हासिल की, वहां के लगभग 2 दशक तक मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान को किनारे लगाकर एक गुमनाम से चेहरे को लाकर मुख्यमंत्री बनाया गया, यानी डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री बने, तो हर तरफ यह चर्चा होने लगी कि इसके माध्यम से यादव वोटों में सेंध लगाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अब डॉक्टर मोहन यादव यादवों के बीच कितने लोकप्रिय हैं और यादव लोग इनके नाम पर कितना टूट पड़ते हैं और भाजपा इनके माध्यम से कितने यादव वोट छीन पाएगी, इसका अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने यादव सम्मेलन कराया था। यहां पर पत्रकार अनिल यादव लोगों से बातचीत करने पहुंच गए और काफी देर तक बहुत सारी महिलाओं और पुरुषों से बात करने के बाद पता चला कि इस सम्मेलन में आए हुए यादवों की संख्या तो न के बराबर है, बाकी भर भर के अन्य जातियों के लोग मिले। बीजेपी के कार्यकर्ताओं से जब पत्रकार ने पूछा कि ये तो यादव सम्मेलन है, फिर दूसरी जातियों के लोग ही क्यों भर भर के आ रहे हैं, तो जवाब मिला कि सबका स्वागत है। अब ये मत पूछिएगा कि यदि सबका स्वागत करना था तो फिर नाम यादव सम्मेलन क्यों है। वहीं लोग ये भी कह रहे हैं कि एक तरफ तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि दुनिया में खाली 2 ही जाति है, गरीब और अमीर, तो फिर भारतीय जनता पार्टी जातियों के नाम पर सम्मेलन क्यों करवा रही है और जाति चुन चुनकर मुख्यमंत्री तथा मंत्री क्यों बनाए जा रहे हैं। पत्रकार अनिल यादव का यह वीडियो जब से सामने आया है, लोग कह रहे हैं कि गजब हो गया, इतिहास में पहली बार यादव घोटाला हो गया। लगभग 10 साल पहले पूरे देश में सोशल मीडिया से लेकर गोदी मीडिया तक भर भर के 24 घंटे गुजरात मॉडल बेचा जा रहा था। गुजरात मॉडल यहां लागू कर देंगे, वहां लागू कर देंगे, इसको लंदन बना देंगे, उसको पेरिस बना देंगे, फलाना ढिमका। और गुजरात मॉडल को लोगों के दिमाग में इस कदर ठूंसा गया कि लोग पगला गए। लगा कि पता नहीं गुजरात मॉडल कौन सी दुनिया की चीज है, आएगा तो सबका जीवन बदल जाएगा। उसी गुजरात मॉडल की इस खबर को जरा ध्यान से देख लीजिए। द वायर की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विधानसभा में बताया है कि 1995 के बाद से गुजरात में एक भी सरकारी मेडिकल कॉलेज स्थापित नहीं किया गया। एक बार फिर से सुन लीजिए, 1995 से लेकर अब तक गुजरात में एक भी सरकारी मेडिकल कॉलेज स्थापित नहीं किया गया। अब आप अंदाजा लगाइए कि 1995 के बाद से गुजरात में किस पार्टी की सरकार रही है, ज्यादा रही है। खुद नरेंद्र मोदी वहां पर कितने साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और 95 से लेकर 2024 तक लगभग 3 दशक में वहां पर एक भी सरकारी मेडिकल कॉलेज नहीं बना। क्या आपने कभी कल्पना भी की थी कि गुजरात मॉडल की हकीकत ऐसी है? इस रिपोर्ट में बताया गया है कि द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार 2 वर्षों में स्थापित 508 नए नर्सिंग स्कूलों और कॉलेजों में से केवल एक राज्य सरकार की पहल पर था। अब सवाल यह है कि जिस नरेंद्र मोदी ने पिछले कई दशक से गुजरात की सत्ता संभाल रखी है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उनके शासनकाल में इतने सालों में एक भी सरकारी मेडिकल कॉलेज नहीं बन सका और देश के प्रधानमंत्री इस कदर मजबूर हैं कि घूम घूम कर पुराने एम्स का उद्घाटन कर रहे हैं। इसी बीच उसी गुजरात में प्राइवेट कॉलेज धकाधक खोले गए। प्राइवेट कॉलेज का मतलब है मोटी फीस, मोटी कमाई, शिक्षा का व्यापार। प्राइवेट कॉलेजों की मोटी फीस कौन दे सकता है, बताने की जरूरत नहीं है। अब सवाल ये है कि जिस व्यक्ति ने गरीबी देखी हो, जो गरीबों का दर्द समझता हो, वो सरकारी कॉलेज बनाएगा या फिर सेठों को अनुमति देगा कि तुम प्राइवेट कॉलेज बनाते रहो, हम सरकारी नहीं बनाएंगे, ताकि तुम्हारा काम चलता रहे, तुम्हारा धंधा चलता रहे, तुम मोटा माल कमाते रहो और कथित रूप से हमको चुनाव में चंदा देते रहो मोटा। बाकी आम आदमी तो है ही राशन के भरोसे जिंदा रहने के लिए, दवाई के अभाव में मरने के लिए और वोट करने के लिए। आपने गुजरात मॉडल की एक तस्वीर देख ली है, वहां मेडिकल कॉलेजों की स्थिति कैसी है। अब जरा याद करिए, पिछले कुछ ही सालों में उसी गुजरात के तमाम पोर्ट से कितने हजार किलो ड्रग्स पकड़े गए हैं। याद करिए, हमने लगातार अभी हाल ही में 3300 किलो ड्रग्स पकड़ा गया है, जिसकी कीमत करोड़ों में बताएगी। इसके पहले अडानी के मुंद्रा पोर्ट से कई 100 किलो का ड्रग्स पकड़ा गया था, हजारों करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया था। यानी जिस गुजरात में सरकारी मेडिकल कॉलेजों की स्थिति ऐसी है, सरकारी अस्पतालों की स्थिति बद से बदतर है, उसी गुजरात में भर भर के ड्रग्स उपलब्ध है। ड्रग्स का धंधा जोरों पर चल रहा है।
आइए अब जरा एक और विचित्र घोटाले, कथित घोटाले पर नजर डालिए। यह भी विश्वगुरु टाइप का ही है। दुनिया भर में जब आप नजर दौड़ाएंगे, इतिहास खंगालेंगे, तो पता चलेगा कि इस तरह का घोटाला जहां भी हुआ वहां पर देश में कैसा शासन था, या फिर यदि लोकतंत्र था तो फिर किस रूप में बदल गया, किस तरह से तानाशाही की तरफ चला गया। पीटीआई की 12 जनवरी 2024 की इस खबर को देखिए। लिखा है कि ईडी ने पश्चिम बंगाल के मंत्री तपस राय के कलकत्ता आवास पर छापेमारी की। अब उसी पीटीआई का 6 मार्च 2024 का ये ट्वीट देखिए। पूर्व टीएमसी नेता तपस राय ने भाजपा ज्वाइन कर लिया। हाल ही में खबर आई कि जिन लोगों के यहां जांच एजेंसियों ने छापेमारी की, कथित रूप से वही लोग बीजेपी को मोटा मोटा चंदा दे रहे थे। बहुत सारे आरोप लगे। लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार एसबीआई का कथित रूप से दुरुपयोग करके उस पर दबाव बना रही है, इसलिए इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा चुनाव आयोग को नहीं देने दिया जा रहा है कि कहीं ये सारे कथित घोटाले सामने ना आ जाएं, देश की जनता जान न जाए कि जांच एजेंसियों से छापा मरवाकर धन उगाही भारतीय जनता पार्टी कर रही है। यदि ईडी और सीबीआई का छापा मरवाकर, गिरफ्तारी का डर दिखाकर देश के व्यापारियों से धन वसूली की गई है तो उसका डेटा तो सामने आ जाएगा, आज नहीं तो कल आएगा ही। लेकिन जांच एजेंसियों के डर से कैसे तमाम विपक्षी नेताओं ने भाजपा ज्वाइन किया, इसका डेटा उस तरह से सामने नहीं आएगा। इसे आपको स्वयं देखना होगा, आकलन करना होगा। जो भाजपा सरकार जनवरी महीने में टीएमसी के जिस नेता के घर पर छापे मरवाती है, वही नेता मार्च में आते आते भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेता है। हाल ही में कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार ने जांच एजेंसियों के माध्यम से 30 कंपनियों को ब्लैकमेल करके 335 करोड़ रुपए का चंदा भाजपा को दिलवाया। आम भाषा में जिसे फिरौती कहते हैं, धन उगाही कहते हैं, एक्सटॉर्शन कहते हैं, वैसा ही आरोप कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर लगाया। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी राज में भाजपा को दिया गया अवैध चंदा और चुनावी बॉन्ड ही कारोबारी सुगमता की गारंटी है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मोदी सरकार को हफ्ता वसूली सरकार कहा। वैसे ये बात विचारणीय है कि जिस सरकार के दौरान जांच एजेंसियां जिस व्यक्ति पर, जिस कंपनी पर छापेमारी करती हैं, छापेमारी के बाद वही कंपनी उसी भारतीय जनता पार्टी को करोड़ों रुपया चंदा क्यों देती है? क्या ये लोग भारतीय जनता पार्टी को इनाम दे रहे हैं कि अरे भाजपा सरकार, आपने हमारे यहाँ छापेमारी कर दी, बहुत बहुत धन्यवाद। इनाम स्वरूप ये करोड़ों रुपया लेकर जाइए, मिठाई खाइए। अभी पश्चिम बंगाल में ये जो हुआ है उस पर अरविंद केजरीवाल लिखते हैं कि ईडी और मोदी सरकार की ये सच्चाई है, कैसे लोगों को ईडी से परेशान करवा के बीजेपी में शामिल किया जाता है। ईडी की रेड डरवाकर पूछा जाता है कि कहां जाओगे, बीजेपी या जेल। जो बीजेपी जाने से मना कर देते हैं उन्हें जेल भेज दिया जाता है। आज अगर सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह बीजेपी में शामिल हो गए होते, आज यदि शामिल हो जाएं तो कल ही उनको बेल मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि इन तीनों ने कोई गुनाह किया है, उन्होंने बीजेपी में जाने से मना कर दिया, केवल इसीलिए उन्हें जेल में रखा गया है। आज अगर मैं भी बीजेपी में चला जाऊं तो मुझे ईडी के समन आना बंद हो जाएंगे, लेकिन ऊपर वाले के यहाँ देर है अंधेर नहीं। प्रधानमंत्री जी, ऊपर वाले से डरिए, हर समय एक जैसा नहीं रहता और समय बड़ा बलवान है। लेकिन खबरदार, जो किसी ने प्रधानमंत्री मोदी पर सवाल उठाए, भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी लड़ाई बहुत जबरदस्त तरीके से चल रही है। उनके रहते कहीं कोई भ्रष्टाचार हो ही नहीं सकता, क्योंकि बचपन में वो बहुत गरीब थे, उनकी जेब में 1 रुपया नहीं था, भीख मांगकर खाया करते थे। तभी तो उनकी बातों में इतनी ताकत है कि एक फोन से रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा देते हैं। ये अलग बात है कि उसी मोदी सरकार के अधिकारी बार बार ये कहते हैं कि बात झूठ है, लेकिन भाजपा नेता कहां मानने वाले हैं। जेपी नड्डा से लेकर अमित शाह तक और तो और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तक सबने मंचों से बार बार यही झूठ दोहराया कि देश के प्रधानमंत्री ने फोन करके रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया। अब मैं झूठ होने के बाद इनके दावों को सही मान लेता हूं और गुहार लगाता हूं कि खबरों के अनुसार भारत के लोगों को रूस में नौकरी देने के नाम पर झांसा दिया गया है और वहां उन्हें सेना में झोंक दिया गया है युद्ध लड़ने के लिए। और अब खबर आई है कि हैदराबाद के रहने वाले मोहम्मद असफान की रूस में मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि असफान को नौकरी का झांसा देकर रूसी सेना में शामिल होने को मजबूर किया गया। चौंकाने वाली बात यह है कि लल्लन टॉप की खबर के अनुसार भारत सरकार ने कोई बयान जारी नहीं किया, जबकि रूस में भारतीय दूतावास ने इसकी पुष्टि कर दी। सवाल यह भी उठता है कि जब रूस में भारतीय दूतावास ने पुष्टि कर दी कि एक भारतीय की मौत हुई है, तो फिर भारत सरकार ने भारत में इसकी जानकारी अब तक क्यों छुपा कर रखी है? क्यों इस बात पर चर्चा नहीं हो रही है? क्यों इस पर जवाब नहीं दिया जा रहा है? और फिर यह कितनी बड़ी बात है कि आपके देश के नागरिकों को एक देश नौकरी देने का झांसा देकर बुलाता है और युद्ध लड़ने के लिए भेज देता है। इसीलिए मैंने कहा कि यदि आपके पास भाजपा नेताओं का नंबर हो तो उनको याद दिलाइए कि प्रधानमंत्री से कहें कि हे माननीय प्रधानमंत्री, जल्दी से फोनवा उठाइए और दनादन पुतिन को फोन लगाइए, लगे हाथ सिद्ध कर दीजिए कि आपके फोन का असर होता है। जिन भारतीयों को झांसा देकर रूस ले जाया गया है उनको
वापस बुलाइए। चुनाव से पहले ये एक बढ़िया स्टंट भी साबित हो सकता है यदि वो लोग वापस आकर नारा लगा दें, कह दें कि प्रधानमंत्री की वजह से हम बच गए, इन्होंने हमें बचा लिया, कांग्रेस की सरकार होती तो हमको वहीं मार दिया जाता। इतना कहने की देर है, फिर गोदी मीडिया तो है ही, पूरे देश में आपके पक्ष में माहौल बना देगा। बहुत बढ़िया मौका है, तुरंत फोन कर देना चाहिए। वैसे आप लोग इस मसले पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हमें पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।